वेलकम फ्रेंड्स टू द एजुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के सिलेबस एंड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल के बारे में। पिछला वीडियो इस चैनल पे हमने बनाया था हाउ टू बी बिकम अ सिविल सर्वेंट एंड आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर आप इस चैनल पे जाइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक को ज़रूर देखिए और उस वीडियो से आप समझेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न क्या है। इस सेशन में, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में एंड उससे रिलेटेड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल के बारे में। सो दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ये वीडियो में हम बात करेंगे पहले पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, वी विल टॉक अबाउट द बेस्ट बुक्स और द स्टडी मटेरियल अवेलेबल। नाउ आई मस्ट टेल यू, this video or this strategy is based on the experience of many successful candidates. It's not just my personal experience but also the experiences of many successful candidates including toppers. इस वीडियो में जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे वो कई सक्सेसफुल जो लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में, उन सबकी स्ट्रेटजी को मिला के एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाई गई है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। देखते हैं क्या है इसमें आगे। पहले दोस्तों हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में। यूपीएससी एग्जाम 3 चरण में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम प्रीलिम्स, दूसरा स्टेज होता है मेंस रिटन एग्जाम का और तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट का। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। बात करेंगे हम प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 की हम बात करते हैं। जनरल स्टडी 1 पेपर होता है, ये 200 मार्क्स का और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 2 या सीसैट जिसे कहते हैं, ये भी 200 मार्क्स का होता है एंड 80 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। बट द पेपर 2 इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब आपको सिर्फ 33% मार्क्स इसमें ले आना है। पेपर 2 के मार्क्स पेपर 1 में ऐड नहीं किए जाते हैं मेरिट के लिए। जो प्रीलिम्स में मेरिट डिसाइड की जाती है वो सिर्फ पेपर 1 के मार्क्स से डिसाइड किया जाता है। 2019 का जो सीएससी है, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, उसमें 200 में से कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए दैट इज़ 98 ओनली। ये भी आपको ध्यान रहे कितने मार्क्स आपको मिनिमम लेके आने हैं इफ़ यू हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। दोस्तों मैं एक बार ये और बता दूँ, मेंस तक पहुँचने के लिए प्रीलिम्स इज़ वेरी मैंडेटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आप मेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहली सीढ़ी है, जो पहला स्टेप है, आप वो बिल्कुल सही तरीके से लें। सो इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सिलेबस हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स। नाउ हमें ये पता है कि अगर हमें मेंस या पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुंचना है तो हमें प्रीलिम्स को ठीक से टैकल करना पड़ेगा और प्रीलिम्स को टैकल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके सिलेबस को समझें इन डेप्थ। सो बात करेंगे क्या इसका सिलेबस है। सिलेबस आपके सामने मैंने रखा है, ये यूपीएससी नोटिफिकेशन का सिलेबस है, ये एज इट इज़ मैंने आपके सामने रखा है। देखते हैं पहला क्या है। पहला है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तीसरा जो पार्ट है इसका इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। समझ लीजिएगा, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या क्या, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आइए देखते हैं अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कवर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एट्सेट्रा। नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एट्सेट्रा। सो ये पूरा पार्ट इकोनॉमी से संबंधित है। देखते हैं अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ऐसे इतनी जानकारी जिससे कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जिसमें ज़रूरत ना हो बट आपको बेसिक जानकारी हो। एंड देन जनरल साइंस, ये पार्ट है पेपर 1 का सिलेबस का। नाउ देखते हैं क्या हमारी बुक्स और स्टडी मटेरियल है। नाउ फ्रेंड्स, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स। सो नाउ यू नो द यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस। यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 1 का जब सिलेबस आपको मालूम है तो हम बुक्स और स्टडी मटेरियल टॉपिक वाइज चलेंगे।
पहले देखते हैं फर्स्ट टॉपिक का। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। नाउ इसके लिए आप क्या क्या बुक्स या रिसोर्सेज रेफ़र कर सकते हैं। सो मैंने ये लिस्ट डाउन कर दिया है इसमें, आप इसको देखिए, इसको इन डेप्थ में समझाता हूँ। आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं। जो रिकमेंडेड न्यूज़पेपर होता है, जो मैक्सिमम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो रेफ़र करते हैं, वो द हिंदू होता है। इसका इन डेप्थ एनालिसिस करने की आवश्यक ज़रूरत है। यू नीड टू डू इन डेप्थ एनालिसिस। इसका एडिटोरियल पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। ये एडिटोरियल पार्ट आपको मेंस में भी काम आएगा एंड प्री में भी। मैं एक बात और बता दूँ आपको, जो यूपीएससी की तैयारी है वो आप मेंस एंड प्री की सेपरेटली नहीं करेंगे। आप मेंस की तैयारी के साथ शुरुआत करेंगे और उसी में प्री का पार्ट कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, इट्स नॉट प्री सेंट्रिक। आप मेंस के लिए भी उसी साथ साथ तैयारी करते चलेंगे। दूसरा पेपर जो हम रेफ़र करेंगे वो आप रेफ़र कर सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस रेफ़र कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में से अगर आप हिंदू का डिटेल में पढ़ रहे हैं, सारी न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो आप इंडियन एक्सप्रेस की सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। सेलेक्टिव उसके जो आर्टिकल्स हैं आप उनको देख सकते हैं। एक बात और बता दूं कि द हिंदू का और इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों का ई पेपर अवेलेबल है। ई पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है? ई पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं वो या तो वर्किंग हैं या वो लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, घर पे मंगा नहीं पाते हैं पेपर, या शाम हो जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, ई पेपर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जब भी उनको टाइम हो, इनफैक्ट आप जब आप ऑफिस में हैं या अभी अब आप कॉलेज में हैं, तो अपने मोबाइल पे, अपने टैबलेट, अपने लैपटॉप पे ई पेपर से आप पढ़ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। मैं बता दूं कि जब व्हेन आई डिड माई प्रिपरेशन, सो आई वॉज वर्किंग इन सॉफ्टवेयर कंपनी, तो मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, मैंने ई पेपर सब्सक्राइब कर लिया था और ई पेपर से ही मैंने फ़ोल्डर बना लिया था अपने लैपटॉप में, और वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते थे उनको मैं स्टोर कर सकता था। सो ये एक तरीका है। फिर उसके बाद जब मेंस के लिए मैंने ब्रेक लिया तो मैंने पेपर कटिंग भी मैं करता था। सो दोनों ही तरीके आप अपना सकते हैं। अगर आप ई पेपर से आर्टिकल अपने फोल्डर्स में लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर पेपर कटिंग आप कट करके अपना फाइल्स, अलग अलग फाइल्स बना सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, उसमें अपना रख सकते हैं। क्यों रखेंगे इसको? आप रिवीजन के लिए, जब भी आपका मेंस का एग्ज़ाम हो या प्री का एग्ज़ाम हो, उसके एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, जितने आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं। तो उसके लिए आप या तो फाइल बना लीजिए, फिजिकल फाइल, या फिर अपने लैपटॉप पे उसको फाइल बना लीजिए। तो दोनों ही केसेस आप कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट? जो हिंदी माध्यम के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो दैनिक जागरण को रेफ़र कर सकते हैं। दैनिक जागरण में भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स रहते हैं और काफ़ी अच्छी हिंदी का प्रयोग होता है। जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखें कि अपनी भाषा को अच्छा बनाएं। जितना अच्छे अपनी भाषा, अपने शब्दों का चयन रखेंगे, उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम मैगजीन्स में देखेंगे सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल एक इंपॉर्टेंट मैगजीन है, आप देख सकते हैं। फ्रंटलाइन है, प्रतियोगिता दर्पण है, ये हिंदी में भी होती है प्रतियोगिता दर्पण, आप हिंदी माध्यम के लोग इसको जरूर रेफ़र करें। योजना होती है, कुरुक्षेत्र भी होता है। सो आप सेलेक्टिव कोई भी एक आप मैगजीन ले लीजिए। फ्रंट लाइन में से अगर आपको जो काम के आर्टिकल्स हैं वही आप रेफ़र करिए। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में पूरे महीने का शॉर्ट नोट्स टाइप होता है, सो आप वो रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ क्रॉनिकल्स का प्री और मेंस के आसपास स्पेशल एडिशंस आते हैं, उसमें पूरे साल भर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट में कवर किया रहता है, तो आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए। इन डेप्थ पूरा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेलेक्टिव स्टडी करिए। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि मैगजीन्स में पूरे महीने भर का समरी होता है। सो आप जो ऑलरेडी आपके नोट्स में है उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। नाउ इंटरनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आप इंटरनेट का अपनी तैयारी के दौरान करंट अफेयर्स के लिए पूरा इस्तेमाल करें। इंटरनेट में क्या करना है आपको, पीआईबी का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो वेबसाइट है उसका आप यूज़ पूरा करिए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की जितने भी अपडेट्स होते हैं, प्रेस रिलीज़ होते हैं, वो सभी अपलोड किए जाते हैं। सो पीआईबी इज़ मस्ट फॉर एनी सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट और जो तैयारी कर रहे हैं। दूसरी है मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट। जब भी आपको डाउट हो, सो आप जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी वेबसाइट्स को रेफ़र कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ पीआरएस एक वेबसाइट है जहाँ पे कि जो रिसेंट बिल्स होते हैं, एक्ट्स होते हैं, वो आपको डिटेल में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए डीडी न्यूज़, लोकसभा और राज्यसभा टीवी के डिबेट्स आप देख सकते हैं, एंड जो डेली न्यूज़ होता है 15-20 मिनट्स का, आप वो देख सकते हैं।
इन सब के बाद में अगर आपके पास आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी पूर्ण नहीं है करंट अफेयर्स में, तो ऑब्वियसली कोचिंग नोट्स आपको दिल्ली या कहीं से भी आपको ज़रूर मिल सकते हैं। और आप अगर ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स होंगे, और जो बच्चे कोचिंग या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सो वो भी नोट्स अगर आप जाएंगे मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर दिल्ली में, आपको वहाँ से मिल जाएंगे कोचिंग नोट्स पे आउट पे। सो ये बेसिकली हमारी करंट अफेयर्स की तैयारी है। नाउ ये भी मैं बता दूं कि जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे तो साथ ही साथ आप मेंस की भी तैयारी करते चले जाएंगे। सो इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से आपने कवर करना है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके लिए आप क्या कवर करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ेंगे NCERT 11th एंड 12th की, इसको आप कवर करिए। और जिनको बिल्कुल लगता है कि बेस बनाने की ज़रूरत है, या जो स्टूडेंट्स आगे की तैयारी कर रहे हैं जिनके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल आप 2021 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 6 से लेकर 12 तक बेसिक जो है बुक्स आप कवर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी ई बुक अवेलेबल है, तो आप ई बुक डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग जॉब्स में हैं या कॉलेज में जा रहे हैं तो ई बुक डाउनलोड करके फ्री टाइम में अपने मोबाइल या लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु बोर्ड। तमिलनाडु बोर्ड जो काफ़ी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक 11th और 12th की वो भी रेफ़र करते हैं। इसका भी ई बुक अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेट से ना निकाल पाए तो आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर द तमिलनाडु बोर्ड की ई बुक का। ये भी बहुत अच्छी बुक है, और आप एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया के लिए भी जो पार्ट्स हैं उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि समरी के रूप में बुक्स को दिया हुआ है। सो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक्स हैं ये। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किताब है हमारी, ये है स्पेक्ट्रम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आपके पास 100% होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके उसमें लिस्ट में रहना चाहिए। बहुत अच्छी किताब है ये। शॉर्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो कंसाइज वे में दी हुई हैं, और अब तक पिछले कई सालों से लगातार यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पेक्ट्रम की बुक्स में ऑलमोस्ट हिस्ट्री के, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन से कई क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। अगली इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप इनको कवर कर लिया तो विपिन चंद्रा, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और मॉडर्न इंडिया, 2 बुक और है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से दे दिया। बेस बनाने के लिए NCERT, तमिलनाडु बोर्ड, उसके बाद स्पेक्ट्रम, और विपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया या इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, कोई भी एक किताब रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा है एंशिएंट इंडिया बाय RS शर्मा, ये भी बुक अगर आपके पास टाइम है तो रेफ़र कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी ये है कि आप कम से कम जो सब्जेक्ट हैं, कम से कम सिलेबस में कम से कम बुक्स को आप रेफ़र करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको पढ़िए। अगर आप NCERT पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज़ करें। स्पेक्ट्रम को कई बार 2 रीडिंग भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें पढ़िए और कंप्लीटली ना पढ़े, वो स्ट्रेटजी हमें नहीं रखना है। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर द हिस्ट्री। नाउ वी विल सी द ज्योग्राफी पार्ट। ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना हमें? ज्योग्राफी में बहुत क्लियर है, NCERT आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 11th और 12th की बिल्कुल पढ़ना है। और अगर आपके पास टाइम है और बेस आपका बिल्कुल नहीं है ज्योग्राफी में, तो आप 6 से लेकर 12th की ज्योग्राफी आप आंख बंद करके पढ़ लीजिए। इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। ई बुक्स अवेलेबल है, डाउनलोड करिए, नहीं है खरीदिए। अगर आप UPSC क्लियर करना है तो ये आपको करना ही करना होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा सिलेक्शन। क्योंकि अगर आपके पास बेस नहीं है, बेसिक चीज़ें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, ये सब नहीं समझते हैं तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो आप बिल्कुल इसको पढ़ जाइए, कोई शर्माने की बात नहीं है। UPSC प्रिपरेशन में एक बात ध्यान रखिए, आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन आपके खुद से है। अगर कोई स्टूडेंट, अगर फॉर एग्जांपल मैं सीधा दूसरी बुक GC लियोंग पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी वही स्ट्रेटजी काम करेगी। आपको नॉलेज लेना है, आपको जानकारी लेना है, और वो जानकारी जो UPSC में पूछी जाएगी। तो समझदार आदमी को क्या करना है कि बेसिक से स्टार्ट करना है। 6 से 12th की किताबें आप पढ़ जाइए, और लग रहा है कि आप कंफर्टेबल है तो 11th और 12th की बुक पे मिनिमम आप NCERTs को ज़रूर कवर करिए। वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस बुक, यू कैन मूव टू अनदर बुक। GC लियोंग की बुक्स हैं, आप वो पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए। उसके साथ साथ क्या करना है आपको, एटलस और वर्ल्ड मैप, इसको आप रेफ़र करते चलिए। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, उसको वर्ल्ड मैप में आप ज़रूर उसको देखिए, कौन सी जगह कहाँ पे। अगर ग्रीस टर्की की बात हो रही है, साउथ चाइना सी की बात हो रही है, तो आपको मैप में मालूम होना चाहिए कि वो जगह कहाँ पे है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इंटरनेट और न्यूज़पेपर। क्यों मैंने इसको रखा है?
आपको जो स्टैटिक पार्ट है, इस बुक से आपको स्टैटिक पार्ट मिल जाएगा ज्योग्राफी का, लेकिन जो डायनेमिक पार्ट है वो आपको इंटरनेट और न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी ग्रीस एंड टर्की, साउथ चाइना सी, ये एरियाज़ में बारे में काफ़ी न्यूज़ है, तो ये डायनेमिक न्यूज़ है। तो हो सकता है कि यूपीएससी इन एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, सो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूज़पेपर में जब भी ज्योग्राफिकल एरिया या ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, तुरंत आप अपनी बुक्स में जाएंगे और उससे रेफ़र करेंगे। और इंटरनेट का इस्तेमाल आप करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, विकिपीडिया से देखेंगे आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मॉनसून है, उसके अलावा लैंडस्लाइड है, ये सब टॉपिक्स आपको ज़रूर 100% आपको कवर करना है। साइक्लोन्स अभी हाल फिलहाल में कई आए थे, तो आपको इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करके आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए टॉर्नेडो क्या है, साइक्लोन क्या है, ये सब चीज़ों के डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए। इधर आप बुक से मालूम कर लीजिए या इंटरनेट से मालूम कर लीजिए। तो ये हमारी ज्योग्राफी की समरी रहेगी। इसमें और कोई आपके डाउट्स हो तो आप लिखिए कमेंट्स में, मैं उसको क्लियर करूँगा। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एक्सेट्रा। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी एग्जाम का। काफ़ी क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से आते हैं। तरीका क्या है? तरीका भी बहुत आसान है इसको मास्टर करने का। करना क्या है, आप एनसीईआरटी 11th और 12th की बिल्कुल ही पढ़ जाइए, कुछ मत सोचिए इसमें। 11th 12th की अगर आपको आता है तो भी एक रीडिंग कम से कम आप कर लीजिए, अगर आप 2021 या 2022 की तैयारी कर रहे हैं, या कभी किसी भी टाइम पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ से 2 महीने हैं, 6 महीने आपके एग्जाम के, एक रीडिंग आप 11th 12th की लगा लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो सेकंड रीडिंग भी आप कर लीजिए। करना क्या है उसके बाद सीधा आपको जाना है एम लक्ष्मीकांत पे। वंस यू आर कंफर्टेबल तो आप एम लक्ष्मीकांत पे जाएंगे। अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, ऑलरेडी आपको बेसिक पता है, तो आप सीधा एम लक्ष्मीकांत से शुरू करेंगे, क्योंकि आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी। सो आप एम लक्ष्मीकांत को शुरू करिए, और एम लक्ष्मीकांत बिल्कुल ही एक गीता या एक बाइबल की तरह है। जो भी यूपीएससी एस्पायरेंट है, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, सभी इस एम लक्ष्मीकांत को मस्ट है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, कोई चीज़ आपसे छूट रही है, तो सुभाष कश्यप की आवर पार्लियामेंट आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन अगर एम लक्ष्मीकांत से कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो आप इसको रेफ़र करेंगे। पॉलिटी में एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्टैटिक नॉलेज आपको इन दोनों बुक से मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज़पेपर फॉर डायनेमिक पार्ट। क्वेश्चन क्या आएंगे, बिकॉज हमें नॉलेज लेना हमारा पर्पस नहीं है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर लेक्चरशिप और फॉर अ प्रोफेसर एग्ज़ाम। हम किस लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आए हैं, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सारी नॉलेज है लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसकी नॉलेज नहीं है, तो आपका पढ़ाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका गुरु मंत्र क्या है? उसका गुरु मंत्र है कि जो डायनेमिक पार्ट है वो आपको पता हो। ये दोनों किताबें आपको स्टैटिक पार्ट देगी। डायनेमिक पार्ट क्या होता है? डायनेमिक पार्ट होता है जो अभी करंटली न्यूज़ में है, जो टॉपिक्स जिनके जो पॉलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स न्यूज़ में है, वो आपने ध्यान देना है। उसके लिए क्या काम आएगा? आपको काम आएगा जो आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी आप पेपर पढ़ रहे हैं वो आपके काम आएगा, और उसको आप कंबाइन करनिए विद द पावर ऑफ इंटरनेट। उसके साथ इफ़ यू कंबाइन तो विल गेट ऑल दी आंसर। नाउ यहाँ पे आपको काम आएगा जो पीआरएस की वेबसाइट है वो काम आएगी, क्योंकि वो जो भी रिसेंट बिल्स और एक्ट्स हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत टॉपिक्स इस टाइम पे चल रहा है अभी, जीएसटी के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बहुत टॉपिक्स चल रहा है। अटॉर्नी जनरल काफ़ी न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आ रहे हैं अभी, कई आर्टिकल्स के रिलेटेड, चाहे शेड्यूल 6 हो, शेड्यूल 5 हो, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड लगातार। कोई ऐसा दिन नहीं है जब इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज़ ना हो, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अफेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल या पॉलिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ पढ़े, तुरंत अपनी बुक्स में जाइए, एम लक्ष्मीकांत की बुक खोलिए और देखिए वो टॉपिक क्या है, और उसको डिटेल में आप जान लीजिए। अटॉर्नी जनरल है तो आप तुरंत अटॉर्नी जनरल आप पूरा एम लक्ष्मीकांत में जाके उसको समझ लीजिए, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, क्या क्या पावर है, क्या क्या है। अटॉर्नी जनरल पे मेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि अटॉर्नी जनरल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया था मेंस में 2018 में। सो ये आपको ध्यान रहे कि ये पढ़ने के बाद में आपकी नज़र न्यूज़पेपर और इंटरनेट पे बिल्कुल आपकी बनी रहे। सो ये स्ट्रेटजी हमारी रहेगी पॉलिटी की। हम बेसिक बुक कवर करेंगे बट हम ध्यान देंगे डायनेमिक पार्ट पे। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लोग सेलेक्ट होते हैं और जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं,
कुछ नंबर से रह जाते हैं, उनमें डिफरेंस यही आ जाता है। जो नॉट सेलेक्टेड हैं वो भी खूब मेहनत करते हैं। डिफरेंस क्या आता है, जो सेलेक्टेड लोग हैं उनका डायनेमिक पार्ट पे ध्यान रहता है, और जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उनको ये मालूम है, वो प्रिडिक्ट करके रखते हैं कि इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आएगा, तो वो बहुत अच्छे से आंसर दे पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रहे, यू हैव टू बी अमॉन्ग द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, और उसके लिए डायनेमिक पार्ट पे आप बिल्कुल ध्यान रखिए। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, इकोनॉमिक्स से संबंधित, इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। नाउ इकोनॉमिक्स जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए बहुत स्केरी वर्ड हो जाता है। इनफैक्ट फॉर मेरे लिए भी इकोनॉमिक पहला एक्सपोजर था, सो आई हैड टू पुट सम हार्ड वर्क। इसमें काफ़ी हार्ड वर्क, जो खासकर जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उनको इकोनॉमिक्स में थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसका कैसे, रूल ऑफ थंब क्या है कि आप सीधा बिना कुछ सोचे आप लग जाइए NCERT 11th and 12th ख़त्म कर दीजिए। इसमें आपने बिल्कुल नहीं सोचना है। NCERT 11th 12th जो भी है, आंख बंद करके आप 1-2 रीडिंग लगाना है लगा लीजिए, बेसिक सारा आप क्लियर कर लीजिए, कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, जब आप ये पढ़ेंगे तो आप इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल करिए जो आपको टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं। दूसरा क्या है, जब आपको ये बेसिक समझ में आ जाएगी 11th 12th से, देन यू विल मूव टू इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे या तो आप पूरा पढ़ लीजिए, या इसकी जिस्ट होती है, कई नोट्स मिलते हैं उसमें आप जिस्ट होता है ना। जब आप ये पढ़ेंगे तो जब GDP की बात आ रही है, GST की बात आ रही है, तो आप अगर GST आपको नहीं मालूम है, देन यू हैव टू गेट टू नो व्हाट इज़ GST। उसके लिए आपको पढ़ना है, और इंटरनेट का आप इस्तेमाल करिए, या अगर आपके पास नोट्स है तो उसका आप प्रेफर करिए। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बजट, जो प्रीवियस ईयर का बजट है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो 2020 का जो बजट होगा वो आपका इंपॉर्टेंट होगा। और जो बच्चे अभी 2020 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 2020 में जो बजट आया है अभी वो इम्पॉर्टेंट है। 2021 वाले 2021 में जो बजट आएगा फेब में, वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2020 का और बजट है, वो इस बार का प्रीलिम्स जो है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बुक जो है वो रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स बुक है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें दिए हुए हैं, अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताया 11th 12th इकोनॉमिक सर्वे और बजट को आप रेफ़र करिए, और इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल इसमें करना है। इसकी क्या स्ट्रेटजी है, इसकी भी स्ट्रेटजी पॉलिटिकल साइंस जैसे हैं। जैसे ही आप न्यूज़पेपर में कोई नया टर्म देखते हैं, और आजकल लगातार इकोनॉमिक्स में कुछ ना कुछ नया टर्म्स आते हैं। इस चैनल पे भी मैं लगातार अपना जो करंट अफेयर्स एनालिसिस है उसमें मैं कवर करता रहता हूँ इकोनॉमिक्स के पार्ट, बट इकोनॉमिक्स में लगातार नए न्यूज़ आती हैं। तो आप न्यूज़पेपर में जब भी इकोनॉमिक्स सेक्शन में जब भी नई टर्मिनोलॉजी देखिए, आप तुरंत अपने 11th 12th की बुक या इंटरनेट पे उस जो टॉपिक है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करिए, उसका नोट्स बनाइए। दैट यू कैन डू। इतना अगर आप करेंगे, डायनेमिक पार्ट अगर आप कवर करेंगे अच्छे से, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। देखते हैं नेक्स्ट क्या पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा जनरल एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। इसमें क्या है, इसमें कोई फिक्स स्ट्रेटजी नहीं है। आप NCERT अगर आप पढ़ना चाहें तो NCERT में 12th बायो के लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, वो बेसिक नॉलेज आपको उससे मिल जाएगा। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में जो भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट डॉक्यूमेंट, ये काफ़ी न्यूज़ में है। नोटिफिकेशन, EIA नोटिफिकेशन, ये काफ़ी न्यूज़ में है। सो उसमें काफ़ी एडिटोरियल उसमें हिंदू में भी हैं और इंडियन एक्सप्रेस में भी पिछले 1 महीने से देखने को मिल रहे हैं। सो आपको करना क्या है, जब आप हिंदू में EIA एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़े तो आप उसको तुरंत जाइए और गूगल करिए, अपनी नोट्स बनाइए जब भी आप पढ़ते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। सिमिलरली आप नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, जो भी कोचिंग आप कर रहे हैं उसके नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। बट आप न्यूज़पेपर और इंटरनेट का अगर प्रॉपर इस्तेमाल करें, और जो भी नया टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है, जो भी न्यूज़ है, उसको आप ठीक से गूगल करें, उसके नोट्स बनाएं, उसके बारे में पढ़ें, तो आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन है आप इजीली उसको हैंडल कर पाएंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में ये डायनेमिक पोर्शन ज़्यादा आता है। सेलेक्ट आप बेसिकली कर इसमें सकते हैं कि NCERT की क्लास 9 से 12th इसकी सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं। फोकस आपका बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पार्ट में ज़्यादा रहे। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर और इंटरनेट में और मैगजीन्स, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। मैगजीन्स आप लेना चाहें तो एक साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है, दैट यू कैन रेफ़र टू। और न्यूज़पेपर में हिंदू में भी लगातार कुछ ना कुछ जो साइंस की डेवलपमेंट है वो आते रहते हैं।
तो उसको आप और डिटेल में जान सकते हैं। डिटेल में आप उसको गूगल करिए, डिटेल में उसको जानिए और अपने नोट्स में बनाइए। अगर आप ये करेंगे तो ईजिली यू कैन आंसर द जनरल साइंस क्वेश्चंस। याद रहे डायनेमिक पोर्शन ज़्यादा रहता है और डायनेमिक पोर्शन साइंस का रहता है, तो इसीलिए आपको पूरे साल जो प्रीवियस ईयर्स हैं, फॉर एग्जांपल 2021 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पिछले 8-10 महीने या एक साल का साइंस के बारे में जो भी न्यूज़ है वो आपने अगर ध्यान से देखा हो, कवर किया हो, तो आप साइंस के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सिलेबस पेपर 2 का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेबस पेपर 1 का सिलेबस पूरा था। आई होप कि मैंने पेपर 1 का सिलेबस बहुत ही क्लियरली आपको समझा दिया। उसके रिलेटेड जो बुक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो बुक्स थे ये इंडिकेटिव है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये एक रफ़ आइडिया है। कई जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं या जिन लोगों ने प्रिपरेशन की है वो उन सभी के एक्सपीरियंस को मिला के मैंने आपके सामने जो बेसिक बुक्स है वो मैंने रख दिया है। ये तो मस्ट बुक्स आपको सामने रखा है। इसके अलावा इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू थिंक कि आपको और किताब पढ़ने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में माजिद हुसैन है, तो वैसी बुक्स और आप प्रेफर कर सकते हैं कि कहीं से भी कोई रोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही किताबें पढ़ के आपको होगा, लेकिन ये बेसिक बुक्स हैं। एक चीज़ आप ज़रूर, लेकिन इन सब में मैं कहूँगा एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आप ये ज़रूर आप इसको कवर करते रहिए। और जो इसकी बुक्स है पेपर 1 की, इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप ज़रूर उसको कमेंट में लिखिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेपर 2। पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स के। पेपर 2 क्या है? पेपर 2 का सिलेबस पहले हम डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी बार ये होता है कि चूँकि पेपर 2 इज़ जस्ट क्वालिफाइंग, 33% मार्क्स आपको लेके आना है, तो काफ़ी लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रहे, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जिनके मैथ्स अच्छे हैं, साइंस अच्छे हैं, वो अगर ये कहते हैं कि पेपर 2 ईजी है, और कोई एक व्यक्ति जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है वो उस बात को मान ले, वो बिल्कुल सही नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिए, यूपीएससी किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं करता है और आपका मकसद है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। फॉर एग्जाम्पल जो साइंस स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसकी हिस्ट्री या ज्योग्राफी अच्छी हो। जो आर्ट्स वाला होगा उसकी इतिहास और भूगोल अच्छी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका मैथ्स अच्छा हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आप थोड़ा वीक हैं, अपने कमी को ज़रूर जानिए और उस पर काम करिए। दूसरों की बातों को सुनिए ज़रूर, लेकिन अपनी कमी को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि पेपर 2 को भी आप ध्यान से देखिए। तो पेपर 2 में पहला जो है ये है कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब इंग्लिश का है। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, खासकर जो ग्रामीण अंचल के होते हैं, इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो बिल्कुल कतई इसको इग्नोर ना करें। बेसिक जो इंग्लिश है वो कवर करेंगे। कैसे करेंगे मैं बुक्स में बताऊंगा। अगला पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग का पार्ट है। तीसरा है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये पार्ट है। आइए देखते हैं अगला पार्ट क्या है। अगला पार्ट है मैथ्स से रिलेटेड, बेसिक मैथ्स है, बेसिक है नंबर्स एंड देयर रिलेशन, क्लास 10 लेवल का। और अगला है डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डेटा, क्लास 10 लेवल का। सो बेसिकली ये इसका पेपर 2 का सिलेबस है। नाउ हम इसकी बुक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी बुक्स है जो आप ले सकते हैं इसमें। पहले इंग्लिश के लिए आप क्या ले लेंगे? RS अग्रवाल की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। रैनन मार्टिन आती है ग्रामर की बुक, अगर आपको बेसिक में दिक्कत है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, या कोई भी एक ग्रामर की बुक ले सकते हैं, उसको आप बेसिक कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपको मैं एक बात और बता दूं कि इंग्लिश जो है वो मेंस में भी क्वालिफाइंग पेपर है वो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश यहीं पे आएगा, आपको मेंस में भी मिलेगा पेपर वो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र ये है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, आप इसको देख जाइए। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप ईजिली जो क्वेश्चंस आपको आएंगे उसमें से 33% के हिसाब से इंग्लिश में आप इजीली कर सकते हैं। नाउ हम देखेंगे अगला क्या है। अगला टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का। सो लॉजिकल रीजनिंग के लिए अगर आप RS अग्रवाल की रीजनिंग बना ले तो आप आराम से कर लेंगे, नहीं तो अगर पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। जिनको रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, GM में ये वीक है, वो तो RS अग्रवाल से थोड़ी प्रैक्टिस करे। और जो इंजीनियर है, जो साइंस ग्रेजुएट है, जिनका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो डायरेक्टली पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बना ले। पिछले 5 साल के आप क्वेश्चन पेपर बना लीजिए, या कैट का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। कैट की कुछ रीजनिंग या MBA की जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए, या बाकी जो अदर एग्ज़ाम्स के वो उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और आइडिया दे दूं मैं आपको, जो UPSC सिविल सर्विसेज पास्ट ईयर क्वेश्चन के अलावा बाकी भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं,
असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, इनके भी पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। तो कुछ पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो ईजिली आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स है तो मैथ्स में आप क्या कर सकते हैं, आप आज सेम RS अग्रवाल आप ले लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। जिनकी मैथ्स में प्रॉब्लम है तो वो तो RS अग्रवाल को ठीक से पढ़े और ठीक से उनके क्वेश्चंस बनाए। सिंपल आते हैं, कैलेंडर हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम से आते हैं क्वेश्चन। तो मैं अपने चैनल पे उन टॉपिक्स को भी मैथ्स की जो कवर कर रहा हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं, या फिर आप सीधा RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है वो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कुछ बना ले, लगा ले, तो वो उनसे दे विल बी कंफर्टेबल टू स्कोर मोर देन 33%। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड। नाउ बात करेंगे, हम समराइज़ करेंगे इसको। तो पेपर 2 को आपने देखा कि 33% क्वालिफाइंग है, लेकिन जिनका बेस स्ट्रांग नहीं है या जो वीक हैं उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ज़रूरी ये है कि जैसे ही आप UPSC की तैयारी शुरू करें, थोड़ा टाइम शुरू में दे दीजिए, पेपर 2 ख़त्म कर लीजिए, एंड देन जब आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लेंगे तो ईजिली मोर देन 50% आप स्कोर कर लेंगे। जस्ट 33% लेके नहीं चलना है कि 33% मीन्स 33% स्कोर करना। एक मार्जिन लेके चलिए, 50% का मार्जिन लीजिए, आंसर्स गलत भी होते हैं तो 40% तक आप स्कोर कर लेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो अच्छी तैयारी के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो पेपर 2 में उन्हें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आना चाहिए। पेपर 2 में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसके लिए मैंने बुक्स आपको बता दिए हैं। नाउ लेट्स समराइज। UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में हमने बात किया सिलेबस और बुक्स के बारे में। पेपर 1 के बारे में डिटेल बुक्स मैंने आपको बता दिया, पेपर 2 के बारे में मैंने बुक्स को बता दिया। इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है? इंपॉर्टेंट इसमें पेपर 1 है, बिकॉज वही मेरिट के लिए कंसीडर होगा। बहुत ही क्लियरली मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मेंस के लिए तैयारी शुरू करिए। मेंस के सिलेबस एंड बुक्स की जो लिस्ट है वो मैं अगले वीडियो में उसको डिटेल में कवर करूंगा। अभी हम बात करेंगे सिर्फ प्रीलिम्स के। सो प्रीलिम्स की ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स थी, आप इनको ज़रूर पढ़िए। और मैं आपको फिर से गुरु मंत्र एक देता हूँ कि NCERT की बुक, इसको आप बिल्कुल ही ना नेगलेक्ट करें। आप चाहे YouTube पे वीडियो देखें, चाहे आप कोचिंग ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, या कितनी भी बड़ी बड़ी किताबें आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, अगर NCERT की बुक्स आपने नहीं देखी हैं, तो आप चांसेस हैं कि जो कॉम्प्लेक्स जो बुक्स हैं उनको समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। ये किन के लिए है? जिनका बिल्कुल बेस नहीं है, बट जिनका बेस ऑलरेडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स में ऑलरेडी जिनका बेस है, जिनके ऑनर्स या जिन्होंने ग्रेजुएशन में वो पढ़ा है, सो उनके लिए दे कैन डायरेक्टली मूव टू जो UPSC की मेन बुक्स हैं उन पे जा सकती है। बट जिनके जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं, वो बच्चे ज़रूर रूप से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें, एंड दैट बेस कैन बी स्ट्रेंथन ओनली बाय NCERT। सो ये बुक्स मैंने आपको सारी कवर कर दी, सारी जो गुरु मंत्र है वो भी बता दिया। अब जो भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसको आंसर करूंगा, क्लैरिफाई करूंगा। एंड वंस अगेन, ये जो किताब की लिस्ट है ये इंडिकेटिव है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसमें से कुछ बुक्स आप माइनस कर सकते हैं, कुछ बुक्स आप प्लस कर सकते हैं। सो ये पूरी हम इसको समराइज़ करके हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप कि ये जो वीडियो में जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। और साथियों, अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है मेंस प्रिपरेशन के लिए, 2021 IAS प्रिपरेशन के लिए, उसको भी आप ज़रूर देखिए। उसमें मैं और डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।